बाहर सावन की रिमझिम बारिश हो रही थी, जिससे दिल्ली की सड़कें और भी अस्त-व्यस्त हो गई थीं। गाड़ियों की हेडलाइट्स की लंबी कतारें खिड़की के कांच पर पानी की बूंदों के पीछे धुंधली दिखाई दे रही थीं। कॉर्पोरेट ऑफिस के 14वें फ्लोर पर सन्नाटा पसर चुका था, सिवाय आकाश के केबिन के, जहां कीबोर्ड पर उंगलियों की थाप और एसी की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। आकाश, जो अब 35 का हो चुका था, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा थका हुआ दिखता था। आंखों के नीचे काले घेरे और बालों में समय से पहले आई सफ़ेदी उसकी सफलता की कीमत थी। वो इस शहर में एक ऐसी मशीन बन चुका था जो सिर्फ इनपुट काम लेती थी और आउटपुट पैसा देती थी। भावनाएं भावनाएं तो कॉर्पोरेट की दुनिया में एक कमज़ोरी मानी जाती थी। उसका फ़ोन टेबल पर धीरे से थरथराया। डिस्प्ले पर माँ का नाम चमका। आकाश ने बिना स्क्रीन की तरफ देखे अपने बाएं हाथ से फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया। उसने खुद से बुदबुदाया, अभी इस प्रेजेंटेशन को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। माँ से तो कल भी बात हो सकती है। वो कल कितनी बार आया और चला गया, इसका हिसाब आकाश ने कभी नहीं रखा। उसने ये कभी नहीं सोचा कि गांव के उस ढहते हुए पुराने मकान में, जहां नेटवर्क भी कभी कभी आता था, एक बूढ़ी औरत सिर्फ इस उम्मीद में फ़ोन स्क्रीन को ताकती रहती थी कि शायद आज उसके बेटे को उसकी याद आ जाए। माँ का फ़ोन कभी किसी ज़रूरत के लिए नहीं होता था। वो कभी पैसे नहीं मांगती थी, कभी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं करती थी। वो बस सुनना चाहती थी कि उसका बेटा ठीक है या नहीं। लेकिन आकाश के पास इस ठीक है को कहने के लिए भी 3 सेकंड नहीं थे। आकाश की माँ माधवी देवी उस मिट्टी की बनी थी जो सिर्फ देना जानती है। जब आकाश के पिता का साया उसके सिर से उठा था, तब आकाश सिर्फ चौथी क्लास में था। पूरा गांव कहता था, माधवी दूसरी शादी कर ले, अकेली औरत इस बच्चे को कैसे पालेगी। लेकिन माधवी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पति का अंश ही अब मेरी ज़िंदगी है। मैं इसके लिए जीऊँगी और इसी के लिए मरूंगी। उन दिनों गांव में कोई सुख सुविधा नहीं थी। माधवी देवी सुबह 4 बजे उठती थीं। दूसरों के खेतों में धान रोपना, गेहूं की कटाई करना और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठकर सिलाई करना, ये उनकी दिनचर्या थी। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे जो समय के साथ कड़े पत्थरों जैसे हो गए थे। एक बार की बात है, आकाश को स्कूल के पिकनिक पर जाना था। उसके दोस्तों के पास चमचमाते हुए नए जूते थे, जबकि आकाश के जूते आगे से फट चुके थे। उसने माँ से ज़िद की, अगर नए जूते नहीं मिलेंगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ उस रात सोई नहीं। उन्होंने अपनी इकलौती सोने की झुमकी, जो उनकी शादी की आखिरी निशानी थी, सुनार के पास गिरवी रख दी और सुबह आकाश के सिरहाने नए जूते लाकर रख दिए। आकाश खुश होकर पिकनिक पर चला गया। उसने कभी माँ के सोने कानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। माँ खुद फटी हुई सूती साड़ी पहनती थीं, जिसके कोनों पर दर्जनों पैच लगे होते थे। लेकिन आकाश के स्कूल की यूनिफॉर्म हमेशा साफ और कड़क इस्त्री की हुई होती थी। माँ भूखे पेट सो जाती थी, ये कहकर कि आज मेरा व्रत है, ताकि आकाश भरपेट खाना खा सके। आकाश ने उस त्याग को अपनी किस्मत मान लिया। ये नहीं समझा कि वो माँ के खून पसीने की कमाई थी। वक्त बीता। आकाश पढ़ लिख कर शहर जाने के काबिल हो गया। दिल्ली की एक नामी कंपनी से उसे बुलावा आया था। जिस दिन उसे जाना था, उस सुबह गांव के रेलवे स्टेशन पर अजीब सा कोहरा था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपर इंडिया एक्सप्रेस आने वाली थी। माँ के हाथ में एक छोटा सा स्टील का टिफ़िन था, जिसमें उन्होंने आकाश के पसंदीदा पराठे और आम का अचार रखा था। उनकी आंखें डबडबाई हुई थीं। उन्होंने आकाश का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, बड़े शहर जा रहा है, वहाँ के लोग अलग होते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना और इस बूढ़ी माँ को भूल मत जाना। जब भी समय मिले एक चिट्ठी या फ़ोन कर देना। आकाश अपनी जेब में रखे स्मार्टफ़ोन और सूटकेस को संभालने में व्यस्त था।
उसने घड़ी देखी, सुबह के 8:13 हो रहे थे। ट्रेन की सीटी गूंजी। आकाश ने हड़बड़ी में कहा, हाँ माँ, सब ठीक होगा। तुम बेकार में चिंता करती हो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। ट्रेन आ गई है, मेरा वक्त हो गया है, मुझे जाना होगा। उसने माँ के पैर छुए और ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। ठीक 8:15 पर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। आकाश ने खिड़की से बाहर देखा। माँ भीड़ के पीछे खड़ी छोटी होती जा रही थीं। उनका आंचल हवा में उड़ रहा था और वो अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी को देख रही थीं। आकाश तो अपनी ज़िंदगी के सफ़र पर निकल गया। उसे नए दोस्त मिले, नया माहौल मिला और धीरे धीरे गांव की वो धूल भरी गलियां और माँ का वो सादा चेहरा उसकी यादों के किसी धुंधले कोने में खो गया। शुरुआत में वो हफ्ते में एक बार फ़ोन करता था, फिर महीने में एक बार हुआ और पिछले 2 सालों से तो ये सिर्फ त्योहारों की एक औपचारिकता बनकर रह गया था। अक्टूबर का महीना था। आकाश एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी में था। चारों तरफ संगीत का शोर था। लोग शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे और आकाश को बधाई दे रहे थे। तभी उसकी जेब में फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कोई अनजान नंबर था। आकाश ने शोर से दूर कॉरिडोर में जाकर फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? आकाश भैया, मैं रमेश बोल रहा हूँ, गांव से, तुम्हारे घर के बगल से। सामने वाले की आवाज़ में एक ऐसी थकावट और घबराहट थी जिसने आकाश के अंदर कुछ हिला दिया। हाँ रमेश, बोलो, क्या बात है? सब ठीक तो है? वाह भैया, चाची, माधवी चाची अब नहीं बचेंगी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो होश में नहीं है, लेकिन बेहोशी में भी सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही हैं। अगर अपनी माँ का आखिरी बार चेहरा देखना चाहते हो तो तुरंत निकलो। फ़ोन कट गया। आकाश के कानों में जैसे सन्नाटा छा गया। पार्टी का वो संगीत, वो रोशनी, वो बधाइयाँ, सब एक पल में बेमानी हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी महंगी गाड़ी की चाबी उठाई और बिना किसी को बताए हाईवे पर गाड़ी दौड़ा दी। रात के अंधेरे में गाड़ी की रफ्तार 140 किमी/घंटा थी, लेकिन आकाश के दिमाग की रफ्तार उससे भी तेज़ थी। रास्ते भर उसे माँ की बातें याद आ रही थीं। आकाश, तूने खाना खाया? आकाश, इस बार दिवाली पर घर आएगा ना? बेटा, बस तेरी आवाज़ सुन लेती हूँ तो कलेजे को ठंडक मिल जाती है। और हर बार आकाश का एक ही जवाब होता था, माँ, मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। आज उसे उस बाद में शब्द से खौफ आ रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ से बात करने का मौका दे दो। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जब आकाश अपनी गाड़ी से गांव के घर के बाहर पहुंचा तो सुबह की पहली किरण फूट रही थी। घर के बाहर कुछ ग्रामीण चुपचाप बैठे थे। आकाश को देखते ही सबने अपनी नज़रें झुका लीं। आकाश का दिल बैठ गया। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। कमरे के बीचों बीच फर्श पर सफ़ेद कफन से ढका एक शरीर रखा था। आकाश के पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपते हाथों से कफन का ऊपरी हिस्सा हटाया। माँ का चेहरा बिल्कुल शांत था। उनकी आंखों के कोनों में एक सूखा हुआ आंसू का कतरा था, जो शायद आकाश के इंतज़ार में ही वहाँ ठहर गया था। आकाश घुटनों के बल गिर पड़ा। वो माँ के ठंडे हो चुके पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, आंखें खोलो माँ, देखो तुम्हारा आकाश आ गया है। वही आकाश जो तुम्हारी उंगली पकड़कर चलता था। मुझे डांटो माँ, मुझे मारो, लेकिन प्लीज़ चुप मत रहो। मैं अब कभी शहर नहीं जाऊँगा माँ, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे पास। प्लीज़ एक बार बात करो। लेकिन वहाँ सिर्फ आकाश की अपनी चीखें थीं, जो दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। माँ जा चुकी थीं उस दुनिया में जहाँ से कोई वापस नहीं आता। दोपहर के समय जब गांव की औरतों ने माँ के पार्थिव शरीर को अंतिम स्नान कराने के लिए उठाया, तो माँ के तकिए के नीचे से
कपड़े की एक पुरानी मैली हो चुकी थैली गिरी। पड़ोसी रमेश ने वो थैली उठाई और आकाश को देते हुए कहा, आकाश भैया, चाची ने मरने से ठीक 2 घंटे पहले जब उन्हें थोड़ा सा होश आया था, ये थैली मेरे हाथ में दी थी और कहा था कि जब मेरा आकाश आए तो उसे ये दे देना। उन्होंने इसे अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा था। माँ के अंतिम संस्कार और ब्रह्म भोज के बाद पूरा घर खाली हो गया। आकाश उसी कमरे में अकेला बैठा था जहाँ कभी माँ की सांसें गूंजती थीं। उसने भारी मन से वो मैली थैली खोली। अंदर स्टील के पुराने स्ट्रैप वाली एक कलाई घड़ी थी। ये आकाश के पिता की घड़ी थी। जब आकाश छोटा था तो वो अक्सर इस घड़ी को अपने कान से लगाता था और उसकी टिक टिक आवाज़ सुनकर खुश होता था। लेकिन अब वो घड़ी बिल्कुल खामोश थी। उसकी सुइयाँ 8:15 पर जमी हुई थीं। आकाश को लगा कि सालों से बक्से में बंद रहने के कारण इसकी मशीन जाम हो गई होगी। वो अपनी गाड़ी लेकर गांव के पुराने बाज़ार की तरफ गया, जहां अब्दुल घड़ी साज की 70 साल पुरानी दुकान थी। अब्दुल चाचा ने आकाश के पिता को भी देखा था। आकाश ने घड़ी काउंटर पर रखी। अब्दुल चाचा, ये माँ के पास थी, ये बंद पड़ी है, देखिए क्या इसकी मशीन बदलनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा चलने लगे। बूढ़े अब्दुल चाचा ने अपनी आँख पर चश्मा और लेंस लगाया। उन्होंने घड़ी का पिछला हिस्सा खोला, उसके गियर्स को सुई से छुआ। फिर उन्होंने घड़ी को बंद किया और चश्मा उतार कर अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में आकाश के लिए एक अजीब सी करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा आकाश, इस घड़ी को किसी मरम्मत की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्प्रिंग, इसके गियर, इसकी मशीनरी सब कुछ उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे हैं जैसे 35 साल पहले करते थे। आकाश ने हैरान होकर कहा, तो फिर ये चल क्यों नहीं रही चाचा? सुइयाँ हिल क्यों नहीं रही? अब्दुल चाचा ने घड़ी को उल्टा किया और उसके पीछे लगे एक छोटे से स्क्रू नॉब की तरफ इशारा किया। बेटा, ये वो पुरानी जापानी घड़ियाँ हैं जिन्हें अगर चाबी ना दी जाए तो भी ये चलती हैं, लेकिन अगर इसके इस पिछले बटन को बाहर की तरफ खींचकर लॉक कर दिया जाए तो इसकी सुइयाँ वहीं थम जाती हैं। इसे किसी ने खराबी के कारण नहीं रोका है, इसे किसी ने जानबूझकर बहुत सलीके से सुबह के ठीक 8:15 बजे रोक दिया था, जैसे कोई उस एक पल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता हो। अब्दुल चाचा की बात आकाश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। वो घड़ी लेकर वापस अपने सोने घर आया। वो आंगन में लगे उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया जहाँ माँ अक्सर दोपहर में बैठकर चरखा काटती थीं या सिलाई करती थीं। 8:15, सुबह के 8:15। आकाश ने अपनी आंखें बंद की और अतीत के समंदर में गोता लगाया। अचानक उसके सामने 7 साल पुरानी वो धुंधली सुबह कौंधी, रेलवे स्टेशन, कोहरा, ट्रेन की सीटी और माँ का रोता हुआ चेहरा। उसने चीख कर खुद से कहा, मेरी ट्रेन सुबह 8:15 पर खुली थी। उसी पल आकाश पर सच्चाई का वो पहाड़ टूटा जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जिस पल आकाश ने ट्रेन में पैर रखा था और कहा था कि मेरा वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ, ठीक उसी पल माँ ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी कलाई की घड़ी का बटन बाहर खींच दिया था। माँ ने उस दिन समय को रोक दिया था, क्योंकि आकाश के जाने के बाद माँ के जीवन का समय सचमुच ठहर गया था। उनके लिए सुबह की धूप, दोपहर की छाँव और रात का अंधेरा सब बेमानी हो चुके थे। उनके जीवन का कैलेंडर उसी दिन, उसी मिनट पर अटक गया था। वो पिछले 7 सालों से हर दिन, हर सेकंड सिर्फ इस उम्मीद में जी रही थी कि जब उनका बेटा वापस आएगा, जब वो कहेगा कि माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तब वो इस घड़ी के बटन को वापस दबाएंगी और अपनी ज़िंदगी का समय फिर से शुरू करेंगी। माँ ने 7 साल तक एक मरे हुए समय के साथ जिंदा रहने का दर्द झेला था, सिर्फ आकाश के लिए। और आकाश
वो शहर में टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस ले रहा था, बड़ी बड़ी घड़ियाँ खरीद रहा था, डॉलर और रुपयों में समय की कीमत आंक रहा था। आकाश ने घड़ी को अपने सीने से लगा लिया और घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसके आंसू उस पुरानी घड़ी के शीशे पर गिर रहे थे, जैसे वो 7 साल के उस सूखे और बंजर इंतज़ार को सींच रहे हों। आकाश ने रोते हुए कांपती हुई उंगलियों से घड़ी के पिछले हिस्से के उस छोटे से बटन को छुआ। उसने अपनी पूरी ताकत समेट कर उस बटन को अंदर की तरफ दबा दिया। कट। एक हल्की सी आवाज़ हुई और फिर कमरे के उस भारी सन्नाटे में आकाश के आंसुओं के बीच एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ गूंज उठी। टिक 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 टिक। घड़ी के सेकंड वाली सुई जो 7 साल से एक ही जगह पर जमी थी वो आगे बढ़ गई थी। माँ का रुका हुआ वक्त अब चलने लगा था। भले ही माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनका प्यार, उनका इंतज़ार और उनका एहसास उस घड़ी की हर टिक टिक के साथ आकाश के दिल की धड़कन में समा रहा था। आकाश ने उस पुरानी स्क्रैच लगी घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया। उसने अपनी 5 लाख की ब्रांडेड घड़ी को निकाल कर अलमारी के कोने में फेंक दिया। अगले ही हफ्ते आकाश ने दिल्ली की उस बड़ी कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसने गांव के ही अपने पुराने घर को सुधारा। उसने अपनी माँ के नाम पर वहाँ के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और स्कूल चलाने लगा। अब उसके पास बड़ी गाड़ियाँ और कॉरपोरेट पार्टियाँ नहीं थीं, लेकिन उसके पास वो वक्त था जिसके लिए उसकी माँ तरस गई थी। अब जब भी कोई आकाश से पूछता कि आकाश भाई, आपकी घड़ी तो बहुत पुरानी है, बदल क्यों नहीं लेते, तो आकाश मुस्कुराकर अपनी कलाई की तरफ देखता और कहता, ये सिर्फ घड़ी नहीं है भाई, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। ये मुझे हर पल याद दिलाती है कि दुनिया में चाहे कितनी भी ऊंचाई छू लो, लेकिन कभी इतने व्यस्त मत होना कि अपनों का वक्त ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि घड़ियाँ बदली जा सकती हैं, लेकिन जो ज़िंदगी हाथ से छूट जाती है उसे दुनिया का कोई भी अमीर आदमी वापस नहीं खरीद सकता। घड़ी की टिक टिक जारी थी और आकाश की आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि माँ के दिए हुए वक्त को सही से जीने का एक गहरा और पवित्र संकल्प था। हम अक्सर करियर, पैसे और सफलता की अंधी दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन अपनों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। जीवन में भौतिक चीज़ें और पद दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय और खोए हुए लोग कभी वापस नहीं आते। माता पिता का प्यार दुनिया में सबसे निस्वार्थ होता है। वो अपनी खुशियों और ज़रूरतों का गला घोट कर बच्चों का भविष्य संवारते हैं। उन्हें हमसे धन दौलत नहीं, बल्कि सिर्फ हमारा थोड़ा सा वक्त, सम्मान और प्यार चाहिए होता है। हम अक्सर अपनों से बात करने या उनके पास जाने के फैसले को कल या बाद में पर टाल देते हैं, लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि वो बाद में कभी कभी हमेशा के लिए एक गहरे पछतावे, रिग्रेट में बदल जाता है। दुनिया की कोई भी घड़ी उस समय को वापस नहीं खरीद सकती जो हमने अपनों के बिना गुजार दिया। इसलिए सफलता की कितनी भी ऊंचाई छू लें, अपनी जड़ों और माता पिता के लिए समय निकालना कभी ना भूलें। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।